गुड मॉर्निंग गाइस। आज से हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेसन का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ये लेसन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आपको नीट और जेई में भी जरूर मिलेगा। हमारे स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेसन केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स ये लेसन किस बेसिस पे बना हुआ है इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं। देखेंगे हम सबसे पहले कि भाई देखो एक रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन को होने के लिए कुछ समय लगता है। ठीक है ना। तो जो समय लगता है वो समय से हम डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन स्लो है या फास्ट है। जैसे देखो, अगर आप HCl में NaOH डालोगे तो ये रिएक्शन विद इन अ सेकेंड हो जाएंगी। लेकिन हमारे बॉडी में डाइजेशन जो होता है वो भी एक रिएक्शन है, इसको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है कि नहीं है। कम से कम 3-4 घंटे तो लग ही जाते हैं ना फुल्ली डाइजेस्ट होने के लिए। तो यहाँ पर भी जो रिएक्शन होती है वो स्लो होती है। कई ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको आपस में हम मिला दिया जाए तो जो रिएक्शन होती है थोड़ी स्लो 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 होती रहती है। बट कई ऐसी रिएक्शंस होती है जो बहुत फास्ट होते हैं, इंस्टेंट होती है। कई रिएक्शन जो होती है उसमें तुरंत इफरवेसेंस निकलने लग जाता है। इफरवेसेंस बोले तो आपने देखा होगा, शैंपेन के बॉटल को जब ऐसे शेक किया जाता है या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को जब शेक किया जाता है तो उसके बाद में कुछ इफरवेसेंस निकलता है CO2 के फॉर्म में। उसको इफरवेसेंस बोला जाता है। तो वो एक इंडिकेशन होता है कि भाई कुछ तो भी रिएक्शन हो रही है। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हमको पता चलता है कि रिएक्शन हो रही है। फिर ये रिएक्शन फास्ट हो रही है स्लो हो रही है ये हम गेस करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन के स्पीड के बारे में। यानी रिएक्शन फास्ट हो रही है तो उसकी स्पीड ज्यादा है, रिएक्शन स्लो हो रही है तो उसकी स्पीड कम है। और यही स्पीड को हमने एक दूसरा नाम दिया जाए है जिसका नाम है रेट। क्या नाम दिया मैंने? रेट। समझ में आ गया। तो अगर रेट ऑफ द रिएक्शन, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, रेट ऑफ द रिएक्शन कभी तुम्हारे दिमाग में आया तो आप किसके तरफ जाओगे? रिएक्शन फास्ट हो रही है स्लो हो रही है। अब अगर किसी रिएक्शन की मैं बात करूं, जैसे कि मेरे सामने कोई रिएक्शन है। ठीक है बच्चों। अब रिएक्शन है तो रिएक्शन में दो लोग होते हैं। एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। ठीक है। एक होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जो होता है वो कंज्यूम होता है। रिएक्टेंट क्या होता है बेटा? कंज्यूम। ठीक है। रिएक्टेंट होता है कंज्यूम और प्रोडक्ट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो जितनी स्पीड से रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? फॉर्म होगा। क्या बोला, समझ में आया कुछ? क्या बोला मैंने? रिएक्टेंट जो होता है वो कंज्यूम होता है तो जितनी स्पीड से रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? फॉर्म होगा। तो यहां पर रिएक्टेंट के कंज्यूम होने की स्पीड और प्रोडक्ट के फॉर्म होने की स्पीड बोथ आर सेम। और ये दोनों की मदद से हम क्या पता लगाते हैं? रेट ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है। तो एक्चुअली हमारा जो पूरा लेसन है इसी के ऊपर डिपेंड है कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है। तो मैं इसी के बारे में आपको सबसे पहले बताता हूं। ठीक है। चलो ठीक है भाई, हम देखेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन में भी हमको दो रेट पढ़ना है। एक पढ़ना है एवरेज रेट और दूसरा पढ़ना है इंस्टंटेनियस रेट। समझा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? रेट ऑफ द रिएक्शन, इसमें आपको पढ़ना है एक एवरेज रेट और दूसरा पढ़ना है इंस्टंटेनियस रेट। ठीक है। तो एवरेज रेट और इंस्टंटेनियस रेट इनके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन थोड़ा रुको। ठीक है। पहले एक आइडिया दे देता हूं तुमको कि रेट एक्चुअली होता कैसे है। एक एग्जांपल लेके समझ लो, हमारे पास एक रिएक्शन है, ए से बन रहा है बी। समझ में आ गया। तो ए जैसे कि रिएक्टेंट है तो ये क्या होगा? कंज्यूम। कंज्यूम होगा इसका मतलब ये बीकर में इसकी मात्रा होती जाएगी कम। ठीक है। और बी क्या है बेटा? बी प्रोडक्ट है। इसका क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन होगा बोले तो इसकी मात्रा क्या होगा? बीकर में बढ़ती जाएंगी। ठीक है ना। तो इसकी मात्रा कितनी कम हो रही है ये हम रेट, रेट निकालना है। रेट निकालना है बोले तो विद द हेल्प ऑफ टाइम निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है। क्या बोला मैंने? फिर से बोलता हूं, रेट निकालना है बोले तो क्या निकालना है? विद द हेल्प ऑफ टाइम निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है। क्लियर है। देखेंगे हम कैसा। तो अगर मुझे यहां पर इस रिएक्शन का रेट पता करना है तो रेट पता करना है तो क्या बोलूंगा मैं? देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है। ये जनरल कंसेप्ट है। क्या बोला मैंने रेट के लिए? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। फिर से एक बार, अगर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए और चेंज इन टाइम ये दोनों मुझे पता है तो मैं बताऊंगा ना कितने स्पीड से रिएक्शन हो रही है।
एक एग्जांपल लेके थोड़ा सा आइडिया देता हूं तुमको। देखो बच्चों, जैसे कि जीरो टाइम था 5 मिनट, अब 5 मिनट गुजर गए, फिर 10 मिनट झाले, 15 मिनट झाले, समझा? 0 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ठीक है। मेरे बीकर में मैंने डाला किसको? रिएक्टेंट को। मेरे बीकर में मैंने किसको डाला है? रिएक्टेंट को। और रिएक्टेंट कौन है बेटा? कौन है रिएक्टेंट? हमारा ए। तो स्टार्टिंग में मैंने इसको डाला था 5 मोलर, इसका कंसेंट्रेशन था 5 मोलर, ठीक है। 5 मिनट बाद इसका कंसेंट्रेशन बचा 4.5 मोलर, ठीक है। फिर 10 मिनट बाद इसका कंसेंट्रेशन बचा 4 मोलर, फिर इसके बाद इसका कंसेंट्रेशन बचा 3.7 मोलर, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? तो यानी इसका मतलब जैसे जैसे टाइम जाते गया है वैसे वैसे इसका कंसेंट्रेशन क्या होते गया है? कम होते गया है। तो अगर इस टाइम पे मुझे किसी ने बोला कि भाई आप रेट निकाल के बताओ, तो मैं कैसे निकालूंगा रेट? देखो बच्चों, रेट ऑफ कंजम्पशन रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए कैसा निकालूंगा? कैसे निकालूंगा मैं? चेंज इन कंसेंट्रेशन बराबर है अपॉन चेंज इन टाइम। देखो भाई, मैंने यहाँ पर ये लिखा था, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर मुझे बताओ, पहले हम स्लॉट लेना पड़ेगा, हमको टाइम का स्लॉट लेना पड़ेगा। हम ये स्लॉट में निकाल सकते हैं, नहीं तो ये स्लॉट में निकाल सकते हैं, नहीं तो ये स्लॉट में। हमारे पास 3 स्लॉट है, ये स्लॉट, ये स्लॉट, ये स्लॉट, बराबर है। तो हम एक काम करते हैं, इस स्लॉट में निकालते हैं, ठीक है। तो ये वाले स्लॉट के बारे में देखेंगे, कितने टाइम का कितना डिफरेंस है? टाइम का डिफरेंस कितना है? 5 मिनट का डिफरेंस है। देखो भाई, 5 - 0 बराबर है बड़ा माइनस छोटा, बराबर है सेकंड माइनस, और इधर 4.5 - 5 कितना हो रहा है? 4.5 - 5, तो कितना आएगा? -0.5/5, ठीक है। जो भी आंसर रहेगा वो माइनस में आएगा आंसर। क्या बोल रहा हूं? जो भी आंसर रहेगा वो माइनस में आएगा। तो ये जो मैंने बताया आपको क्या था, ये रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। क्या था बच्चों? ये रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। दिमाग में बैठी बात? क्लियर है? कोई परेशानी नहीं है? तो यहां से देखो, एक आइडिया दिया है मैंने आज तुमको। सोचिए, अभी जो बता रहा हूं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन का एरिया बता रहा हूं कि एक्चुअली होता क्या है, क्या हम पढ़ रहे हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया? हम आज से जो लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, इस लेसन में हमको सब यही चीजें देखना है कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, हम कैसे निकालते हैं, उसका ऑर्डर क्या है, एंड सो ऑन, ठीक है। हमको सब यही सब देखना है। पर एक बात बता देता हूं, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस लेसन को नहीं छोड़ सकते। ये लेसन अगर आपने छोड़ दिया तो आपका ये एक पोर्शन, वन पोर्शन ऑफ केमिस्ट्री रह जाएगा, ठीक है। तो हम इसको छोड़ नहीं सकते, इसके लिए हम रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए मुझे समझाने के लिए जितना भी टाइम लगता है मैं दूंगा, आपको भी उतना पेशेंस रख के इसको समझना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बताया आपको, थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से आपको आइडिया आ गई होंगी। अगर नहीं आई होंगी तो आगे वाले एग्जाम्पल में आपको जरूर आ जाएंगे आइडिया, ठीक है। ओके, हाँ तो बच्चों, हम एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल में तुमको थोड़ा बहुत ज्यादा आइडिया दूंगा, ठीक है। थोड़ा डीप में देखेंगे हम, वही हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल को लेके। जैसे कि हमारे पास था ए से बन रहा था बी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ए इज अ रिएक्टेंट, ठीक है, बी इज अ प्रोडक्ट। तो ए हो रहा है कंज्यूम और बी का हो रहा है फॉर्मेशन, ठीक है। तो ए का हो रहा है कंजम्पशन। तो मैं देखो यहाँ पर कैसा लिखता हूं, रेट ऑफ कंजम्पशन कंजम्पशन ऑफ ए, ठीक है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। तो बेटा इसका फॉर्मूला कैसा रहेगा? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। अब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो अभी हमने देखे थे नीचे नीचे एग्जांपल हमारा क्या आ रहा था? आंसर माइनस में आ रहा था, याद है आपको? हमने यहां पर देखे थे, हमारा आंसर काय में आ रहा था? माइनस में आ रहा था। लेकिन रेट नेवर बी माइनस, इन माइनस। हो सकता है क्या निगेटिव में? हो सकता है, नेवर बी निगेटिव। क्लियर है? हो सकता है क्या ऐसा कभी? आप किसी कोई कोई गाड़ी चला रहा है भाई, -50 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो यहाँ पर हमको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे, देखो सबसे पहले मैंने अभी जो इसके पहले एग्जाम्पल लिए थे वहां पर माइनस आ रहा था, तो एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, ठीक है। तो -1 लगा दिया मैंने टर्म, ठीक है। चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए को हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ ए, समझा? डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा बोले तो चेंज होता है ना भाई। चेंज के लिए हमारे पास दो चीजें हैं ना,
चेंज को दिखाने के लिए हमारे पास कुछ चीजें होती है, डेल्टा, डी और डेल। सुना होगा आपने तीनों। ज्यादा बड़ा चेंज है तो डेल्टा, छोटा चेंज है तो डी, और बहुत ही कम छोटा है तो करेंगे डेल। जैसे कि देखो मैं एग्जांपल बताता हूं ये तीनों कहां कहां कैसे कैसे यूज करना है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मेरी उम्र में और आपकी उम्र में जो डिफरेंस है उसको अगर मैं डेल्टा से दिखाऊं, ठीक है, समझ लो हम लोग की उम्र में 10 साल का डिफरेंस है, तो डेल्टा कितना आएगा 10। आप लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स हो, आपकी उम्र में 1 साल का, 6 महीने का, 5 महीने का फर्क रहता है, तो कम फर्क है, कम डिफरेंस है, एज का डिफरेंस कम है, तो आप लोग समझ लो डी यूज कर सकते हो। अब ट्विंस की बात करते हैं, दो ट्विंस है, उन दोनों में डिफरेंस कितना होता है, 5 मिनट का, 10 मिनट का, ठीक है, तो उनका डेल आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो आप चेंज के रूप में यहाँ पर डेल्टा भी लगा सकते हो, डी भी लगा सकते हो, डेल भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है बड़ा चेंज है कि छोटा चेंज है। अगर बड़ा है तो डेल्टा लगाओ, छोटा है तो डेल लगाओ, डी लगाओ। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, क्या होगा ये, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये बन गया रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। ठीक है, दूसरा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कैसा रहेगा ये, मैं डायरेक्ट बताता हूं, डेल्टा बी अपॉन, यहां पर हमने माइनस क्यों नहीं लगाया, यहां पर माइनस की जरूरत ही नहीं क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो बड़ा माइनस छोटा ऑलरेडी पॉजिटिव में आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव में आंसर आता, हमने माइनस लगा के एडजस्ट करके रखा है कि ऑटोमेटिक वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। हाँ, एक और चीज है, इसको शॉर्टकट तरीके में बता सकता हूँ, ये तो लॉन्ग कट बताया आपको, शॉर्टकट तरीके का एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पर अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, C प्लस डी गिव्स E। ठीक है, एक रिएक्शन है, C प्लस डी गिव्स E, ये रिएक्शन को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में देखो बेटा किस किस का, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, तो इसका कंजम्पशन लिखेंगे, इसका कंजम्पशन लिखेंगे, इसका फॉर्मेशन लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ सी, फिर यहां पर लिखेंगे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ डी। भाई ये कंजम्पशन है, ये शॉर्टकट में रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ सी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ डी। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ सी कैसा होगा, माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, माइनस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। यानी देखो रिएक्टेंट है तो आप माइनस लगा दो, सीधी बात है, रिएक्टेंट है तो माइनस लगाओ, प्रोडक्ट है तो प्लस लगाओ। क्या बोला, समझ में आ रहा है ना, प्रोडक्ट है तो प्लस लगाओ। देखो जैसे कि एक और बताता हूं मैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ई कैसा होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ई क्या होगा, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, समझ में आया बच्चों, एनी प्रॉब्लम इन दिस, कोई प्रॉब्लम है इसमें, ये एग्जांपल दिमाग में बैठ गया होगा। उम्मीद करता हूं ऐसे दूसरे एग्जांपल भी बना पाओगे आप। चलो और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, 1 मिनट रुको मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। ठीक है, ये एग्जांपल है। तो यहां पर दो रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट है, दो का कंजम्पशन लिखेंगे, दो का फॉर्मेशन लिखेंगे। तो देखो भाई कैसा होगा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, फिर वही आएगा रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी। ठीक है, कैसा रहेगा, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए कैसा रहेगा, देखो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए क्या होगा, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, यहां पर क्या होगा, माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, क्लियर है बच्चों। वैसे ही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, और यहां पर रहेगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, सी और डी का, तो सी का कैसा रहेगा, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोग अब ये बना सकते हो, कोई बड़ी डील नहीं है इसको बनाने में। ठीक है, अब देखो बच्चों यहां तक तो ठीक है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ सी ये वो जमाने भर की बातें मैंने कर लिया, क्लियर है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन कहां है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसी रहेगी, देखो यहां पर मैं बता रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में, इसको कैसे निकालेंगे,
भाई देखो, जितनी स्पीड से ये कम हो रहा, उतनी ही स्पीड से ये कम होगा, उतनी ही स्पीड से ये बनेगा, उतनी ही स्पीड से ये बनेगा। तो ये चारों में से किसी की भी मदद से मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकता हूं। चाहे आप ए का यूज करो, चाहे आप बी का यूज करो, चाहे आप सी का यूज करो, चाहे आप डी का यूज करो, चारों में से आप किसी का भी यूज करो, आप रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हो। देखो कैसे, रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है तो चारों में से किसी को भी उठा के रख दो, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, इसकी मदद से निकाल सकते हैं आप। देखो माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, इसकी मदद से निकाल सकते हैं। माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, इसकी मदद से निकाल सकते हैं। सॉरी सॉरी, माइनस नहीं, प्लस, प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। आप इन चारों में से किसी की भी मदद से रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हो। समझ में आया? तो भाई देखो, ये इंडिविजुअल हो गया और ये आईपी हो गया। क्लियर है? तो ये इंडिविजुअल हो गया, एक 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 का सबका मैंने बता दिया, और ये चारों में से किसी की मदद से आप रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल सकते हो। ठीक है? तो ये चारों का अलग अलग लिखते भी आना चाहिए आपको और एक साथ भी लिखते आना चाहिए। ठीक है? तो मैं इसके ऊपर अब एक हटके एग्जाम्पल देता हूं, वो एग्जाम्पल आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो एग्जाम्पल हम देखेंगे जिसमें यहां पर, ये जैसे यहां पर देखो, वन टाइम ऑफ ए, वन टाइम ऑफ बी है। अगर मैं ए बी के बारे में थोड़ा सा कहानी चेंज कर दूं तो क्या होगा, देखेंगे हम चेंज करके। देखो बच्चों, चेंज करके कैसा होगा, ये देखो यहां हल्का सा चेंज करता हूं मैं। ए है प्लस 3b और 2c ले लेते हैं, चलेगा? क्लियर है? एक ए 3b के साथ रिएक्ट होके 2c बनाता है, तो यहां पर कहानी कैसे होंगी? देखो भाई, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए का फॉर्मूला वही रहेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, माइनस लगाना पड़ेगा, रिएक्टेंट इज सेम। बी का भी फॉर्मूला सेम रहेगा, क्यों क्यों, यहां पर भी माइनस लगाना पड़ेगा। यहां पर बी में 3 आया, इसको यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी पूछा है उसने। समझ में आएगा? ना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ये भी ऐसा ही लिखोगे। लेकिन लेकिन बेटा, जब आप यहां पर रेट ऑफ द रिएक्शन लिखने जाओगे तो उस टाइम पे आपका आंसर ऐसा रहेगा, देखो, माइनस डेल्टा ए अपॉन डी टी, डेल्टा टी इक्वल्स टू 1/3 माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। कुछ अलग लगा? आप बोल रहे होंगे सर यहां पर आपने 1/3 नहीं लगाया, इधर 1/2 नहीं लगाया और यहां पर लगाया, और सबसे बड़ा सवाल कि 1/3 क्यों लगाया? कई बच्चों के तो दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि इसको 3 लगाना था, इसको 2 लगाना था, 1/2 क्यों लगाया? 2 लगाना था ना, 2 टाइम्स है तो। यहाँ पर 3 लगाना था, 3 टाइम्स है तो। नहीं, ऐसा नहीं है, इसके पीछे की कहानी कुछ और है। इसके पीछे की कहानी मैं समझाता हूं, कुछ बात, थोड़ी सी बात, अगर एक बात भी मैंने समझा दिया तो आपको समझ में आ जाएगा इस बॉक्स के अंदर। ठीक है? देखेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर एक बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर ए कम हो रहा है, ए का कंजम्पशन हो रहा है, बी का कंजम्पशन हो रहा है, सी का फॉर्मेशन हो रहा है। मैं सही हूं? हाँ मैं सही हूं। भाई ए का कंजम्पशन हो रहा है, बी का कंजम्पशन हो रहा है, सी का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन जितने देर में एक ए कंज्यूम होता है उतने ही समय में 3b कंज्यूम हो जाते हैं और 2c फॉर्म हो रहे हैं। एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे कि एक सेकंड में एक ए कंज्यूम हो गया, तो स्टैचोमेट्री क्या होता है, एक ए गया तो 3b जाते हैं, एक ए गया तो 3b जाते हैं। समझ में आ रहा है? और 2c बनते हैं, यानी जितने समय में एक ए कंज्यूम हो गया, एक सेकंड में एक ए कंज्यूम हो गया, तो वही एक सेकंड में 3b भी कंज्यूम हो जाएंगे और वही एक सेकंड में 2c बन जाएंगे। यानी वो एक सेकंड की कहानी में एक ए गया, 3b गए और 2c बने, ऐसी कहानी है वो। समझ में आई क्या? क्लियर है? तो यहां पर देखो भाई, ए कंज्यूम हो रहा है, बी कंज्यूम हो रहा है, सी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है? क्लियर है? तो जितने देर में एक ए कंज्यूम होता है उतने देर में 3b कंज्यूम होता है, तो किसकी स्पीड ज्यादा है?
ए की स्पीड ज्यादा है कि बी की कंजम्पशन की स्पीड ज्यादा है? कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं, कंजम्पशन कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो कंजम्पशन की स्पीड किसकी ज्यादा है भाई? ए की ज्यादा है कि बी की ज्यादा है? एक ए को कंज्यूम होने में 1 सेकेंड लगता है, बी को 3 बी कंज्यूम होने में 1 सेकेंड लगता है, यानी 1 सेकेंड में 3 बी कंज्यूम होते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो गया? बी की स्पीड कैसी है? ज्यादा है, क्योंकि 1 सेकेंड में 3 बी चलते बनते हैं। समझ में आया ना? वही 1 सेकेंड में एक ही बी चलते बनता है, तो यानी बी के कंज्यूम होने की स्पीड कितनी है? ज्यादा है। तो यानी बी के कंज्यूम होने की स्पीड ज्यादा है, तो देखो यहां पर, और कितनी ज्यादा है इसे? 3 टाइम्स, है कि नहीं? 1 सेकेंड में एक है, वही 1 सेकेंड में 3 बी, तो किसकी स्पीड ज्यादा है? बी की। कितने से ज्यादा है? 3 टाइम्स, बराबर ना? तो देखो, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, क्लियर है ना, इक्वल्स टू 3 इंटू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए। समझ में आ रहा है? तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी, बी की स्पीड ज्यादा है ना, किससे ज्यादा है? ए से। कितनी ज्यादा है? 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स ऑफ ए, बराबर है ना? स्पीड इज 3 टाइम्स ऑफ ए। समझ में आ रहा है इसकी कहानी? क्लियर है? तो अब देखो, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी क्या था? ए, इसको कहाँ है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ बी? ये देखो, ये है, यानी क्या हो गया? माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू 3 इंटू डेल्टा माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। समझा? अब ये 3 को आप इधर लेके जाओ, अगर आप 3 को मूव करते हैं तो व्हाट यू विल गेट? देखो भाई, क्या मिलेगा आपको? -1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। समझा? क्लियर है? -1/3, 3 इधर आया ना भाई, तो इधर 1 बाय होगा ना। अब यही दोनों को देखो, मैंने यहां पर उतार के रखा हूं, ये देखो, बस ये इधर था, ये इधर था, दिख रहा है आपको? तो एक्चुअली इट्स अ कंपैरेटिव स्टडी। मैंने तीनों को इक्वल्स टू में लेके आया ना, इसको इसके इक्वल्स बनाया, इसको इसके इक्वल्स बनाया, तीनों के बीच में देखो मैंने इक्वल्स टू का साइन डाल के रखा हूं, ध्यान से देखो भाई, इक्वल्स टू का साइन है। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तीनों को मैंने इक्वल्स टू लेके आया है। तो जैसे कि बी की स्पीड ए से 3 गुना ज्यादा थी, तो इसलिए बी की स्पीड को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो ए के बराबर हो। ऐसा भी कंसेप्ट में आप बोल सकते हो, नहीं तो एक और मैंने एग्जांपल बताया, यहां से भी निकाल सकते हो आप। तो वैसा ही जैसे मैंने यहाँ पे इन दोनों का निकाला, वैसा ही आप इन दोनों का निकाल सकते हैं, इन दोनों का निकाल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसी बेसिस पे हमारा क्या बना है? रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला ये बनेगा। आइडिया आ गई दिमाग में? बहुत अच्छा है, बहुत इजी है, आप वैसे बना सकते हैं। कई कई बच्चे तो ट्रिक पे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक कैसी काम करती है, देखो भाई, सीधी बात है, रिएक्टेंट है तो माइनस लगाओ, कोएफिशिएंट 3 है तो 1/3 लगाओ, कोएफिशिएंट 2 है तो 1/2 लगाओ, प्रोडक्ट है तो प्लस लगाओ, दैट्स इट। और करना ही क्या है? एक और एग्जांपल बताता हूं, आखिरी एग्जांपल आज का, ठीक है? देखेंगे हम। देखो कैसा रहेगा, a टाइम्स ऑफ a प्लस b टाइम्स ऑफ b गिव्स c टाइम्स ऑफ c। ठीक है, बना दिया मैंने। तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए वैसा ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं होता। यहां पर आपको कोएफिशिएंट लिखना ही नहीं है, रिमेंबर माय वर्ड्स। जब आप इंडिविजुअल लिख रहे हो तो आपको इंडिविजुअल लिखते समय आपको ये कोएफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं है, विदाउट कोएफिशिएंट लिखना है यहाँ पर। समझ में आ गया? ये क्लियर है आपके लिए? ठीक है, अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन, ये कंपैरेटिव स्टडी हो गई, यहाँ पर तीनों को कंपैरिजन में आ गया। तो -1/a कंसंट्रेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन, सॉरी डेल्टा लिखा ही नहीं, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा? 1/b माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, और यहां पर क्या रहेगा? प्लस 1/c डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? कोई परेशानी इसमें नहीं है? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। देखो भाई, रिएक्टेंट है तो माइनस लगाओ, प्रोडक्ट है तो प्लस लगाओ, कोएफिशिएंट जो है इसको 1 बाय लग दो। इसका कोएफिशिएंट a था तो 1/a, इसका कोएफिशिएंट b था तो 1/b, इसका कोएफिशिएंट c था तो 1/c।
आगे बात समझ में क्लियर है बच्चों? तो ये रहा हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में। लेकिन मैंने आपको बताया था रेट ऑफ द रिएक्शन दो टाइप की होती है, एवरेज रेट, इंस्टैंटेनियस रेट। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। क्लियर है? समझ में आ गया बच्चों? अच्छे से नोट डाउन करो, बाकायदा नोट्स बनाओ, और मैं जो ये लेसन ले रहा हूं अकॉर्डिंग टू योर स्टेट बोर्ड ले रहा हूं। ठीक है? ओके।